नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अविनाश। ईरान और अमेरिका के बीच वाक युद्ध लगातार तेज होता जा रहा है। ईरान और इसराइल के बीच सीज फायर का दावा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया, लेकिन ईरान की तरफ से उसको लेकर कोई एक सहमति नहीं आई। और अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार ईरान को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने उनके परमाणु ठिकानों को तबाह कर दिया। न केवल ईरान की ओर से कहा गया है कि ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ है, बल्कि अमेरिका के रक्षा मंत्रालय का हेड ऑफिस जो है पेंटागन, उसकी रिपोर्ट भी बता रही है कि ईरान को कोई नुकसान नहीं हुआ। और इधर ईरान भी लगातार डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हमला बोले हुए है और ईरान के विदेश मंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि जो सुप्रीम लीडर है आयतुल्लाह खमेनेई, उनके खिलाफ कुछ भी बयान देने से पहले ट्रंप को सोचना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं। और इधर ईरान ने साफ कर दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को उसके यहाँ आकर देखने की, निगरानी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। IAEA के मुद्दे पर भी इस समय अमेरिका और ईरान के बीच ज़बरदस्त ठनी हुई है। और इधर बड़ी खबर आ रही है पटना से, बिहार से, जहां वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ लाखों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग, मुस्लिम संगठनों के लोग जुट रहे हैं पटना के गांधी मैदान में। और बड़ी संख्या में वहां पर इस वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है और देश भर से वहां पर मुस्लिम समुदाय के लोग आए हुए हैं। इसका इमारते शरिया नाम के एक संगठन ने इसका ऐलान किया है, लेकिन उसने तमाम राजनीतिक दलों और धार्मिक संगठनों के लोगों को भी उसमें बुलाया है और बड़ी संख्या में लोग वहां जुट रहे हैं। वहां से भी आपको खबर अपडेट करेंगे, क्या हो रहा है उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात ईरान और अमेरिका की। लड़ाई ईरान और इसराइल के बीच हुई, लेकिन उसमें अमेरिका ने अपने आप एंट्री मारी। प्रत्यक्ष तौर पर उसने ईरान पर हमला किया, लेकिन हमले के बाद जब ईरान ने प्रतिक्रिया दी, फिर अमेरिका खामोश हो गया और फिर सीज फायर की बात करने लगा। अमेरिका तब से दावा कर रहा है कि ईरान के परमाणु ठिकाने नष्ट कर दिए गए, लेकिन न तो उसकी पुष्टि ईरान ने की, ईरान ने साफ तौर पर मना किया, न ही अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने उसकी पुष्टि की। और अब तो अमेरिका के ही रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट बता रही है कि ईरान को इससे कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन ट्रंप चाह रहे हैं, बार बार ये दबाव बना रहे हैं और बार बार ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान को बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन इस मुद्दे पर ईरान भी अब लगातार अमेरिका को आंख दिखा रहा है। सीधे धमकी दी है कि डोनाल्ड ट्रंप खमेनेई के खिलाफ कुछ भी बयान देने से सोचे कि वो क्या कह रहे हैं। ये विवाद काफ़ी आगे बढ़ता जा रहा है। अविनाश, इसमें और क्या अपडेट है और क्या बातें कही गई हैं दोनों देशों की तरफ से, ईरान की तरफ से भी और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी? चूंकि अमेरिका में कोई भी बयान आ रहा है वो सीधे ट्रंप की ही तरफ से आ रहा है। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि जो अमेरिका की जो एजेंसियां हैं उनके जो बयान आते हैं वो ट्रंप के बयान से बिल्कुल अलग होते हैं। ट्रंप के जो भी दावे होते हैं उसको अमेरिका की तमाम एजेंसियां ही खारिज कर देती हैं। और इसीलिए जिस तरीके से ट्रंप बोल रहे हैं तो उस पर ईरान की तरफ से यह कहा गया है कि आपको कोई भी बातचीत करनी है तो सबसे पहले तो राष्ट्रपति ट्रंप अपनी भाषा को सुधारें। जिस तरीके से वो बोलते हैं कि उनके रहमो करम पर खमेनेई जिंदा बच गए, उनको पता था अमेरिका को कि खमेनेई कहाँ है, जबकि दूसरी तरफ जो इजराइल जो हर सूचना जिसको अमेरिका से मिल रही थी उसका कहना है, उनके जो रक्षा मंत्री हैं कार्ट्स, उनकी तरफ से जो बयान आया है उनका कहना है कि 12 दिन की जंग में हमारे पास इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि ईरान के सुप्रीम लीडर कहाँ पर हैं। बोले हम तो चाहते थे कि हम उनके ऊपर हमला करें, लेकिन हमें उनकी कोई लोकेशन तक नहीं मिल पा रही थी। और लेकिन ट्रंप का दावा है कि उनको पता था कि वो कहाँ छुपे हुए हैं। तो जाहिर सी बात से है कि अमेरिका की जो एजेंसियां हैं उनके पास खबर नहीं थी, लेकिन ट्रंप के पास जरूर खबर ये थी। तो सवाल तो तमाम उठ रहे हैं और इसी को लेकर लगातार ईरान का कहना ये है कि पहली बात तो हम अमेरिका से कोई बात नहीं कर रहे हैं। ट्रंप ने बोला था कि अगले हफ्ते बातचीत होगी, जब सीज फायर हुआ तो उन्होंने दावा किया था कि अगले हफ्ते बातचीत होगी। लेकिन जब व्हाइट हाउस के प्रवक्ता से सवाल किया गया कि क्या ईरान के साथ अमेरिका की बातचीत होने वाली है, तो उन्होंने कह दिया कि नहीं, हमारे पास इस तरीके की कोई सूचना नहीं है कि ईरान के साथ हम कोई बातचीत कर रहे हैं। और उसी जो चीज़ व्हाइट हाउस की तरफ से कही गई वो एक तरीके से प्रेसिडेंट के खिलाफ जो बयान था उनके खिलाफ ही एक तरीके से वो बयान दिया जा रहा था। और ईरान ने भी साफ कर दिया कि अमेरिका से हमारा बातचीत का कोई इरादा नहीं है।
जो देश हमारे ऊपर बम गिराता है और उसके 2 दिन बाद कहे कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, तो इस तरीके से बातचीत नहीं होती। और दूसरा, ट्रंप का जो लहजा है उसको लेकर सबसे ज़्यादा आपत्तियां जो ईरान है उसकी तरफ से जताई जा रही हैं। तो ऐसे में पहली बात तो बातचीत ही बंद चल रही है, और दूसरा जो दावे ट्रंप की तरफ से किए जा रहे थे कि हमारे बमों ने बहुत ज़्यादा नुकसान किया है, और अब जो खबर आ रही है अमेरिकी एजेंसियों की तरफ से, ये खबर आ रही है कि सैटेलाइट पिक्चरों में दिखाया जा रहा है कि जिन 3 परमाणु ठिकानों पर बम गिराए गए थे वो सारे के सारे परमाणु न्यूक्लियर प्लांट जो हैं वो फिर से शुरू हो रहे हैं। फोटो पर तो कई ट्रैक्टर दिखाई दिए गए, कई ट्रक दिखाई दिए हैं, जिससे वहाँ जो मिट्टी वगैरह है वो हटाई जा रही है। कुछ नुकसान हुआ है क्योंकि ये कहा गया था जो एंट्री गेट है वो एंट्री गेट बंद हो गया था, तो वो सारी चीजें हटाई जा रही हैं। और अब अविनाश, जो ये ईरान ने जब हमला किया था वहां के 3 परमाणु ठिकानों पर, तो उसी समय ईरान ने कहा था कि हाँ हमला हुआ है और नुकसान उसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है यानी जो इमारतें हैं उसको बनाने में, लेकिन चूंकि 80 मीटर नीचे उसके परमाणु संयंत्र है वहां तक कोई नुकसान नहीं हुआ। और इस बात की पुष्टि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने भी की, और बाद में हमने देखा किस तरीके से पेंटागन की रिपोर्ट आई जिसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप अपने ही देश के मीडिया हाउसेस के खिलाफ बार बार बयान दे रहे हैं। तो अब उसको पुष्ट करते हुए बार बार डोनाल्ड ट्रंप को यह बात कहना पड़ रहा है कि उन्होंने ईरान के परमाणु ठिकानों को नष्ट कर दिया। यह सीधे तौर पर यह भी दिखा रहा है कि यह उनकी झुंझलाहट है, क्योंकि इस मुद्दे पर वो अपने देश में भी घिरे हुए हैं। उन पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इस लड़ाई का क्या फायदा हुआ। वो खुद उसमें ईरान के खिलाफ युद्ध में कूद गए, और यह भी हुआ कि जब ईरान के खिलाफ युद्ध में कूद गए, लेकिन ईरान ने जब उनके सैन्य ठिकानों पर हमला किया उसके बाद फिर वो सीज फायर करने लगे। ईरान ने अब तक नहीं कहा है कि उसने सीज फायर पर सहमति दी है या नहीं दी। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि ईरान ने सीधा सीधा यह बोल दिया है कि हमारी सीज फायर को लेकर किसी भी देश से बात ही नहीं हुई है। सिर्फ ईरान के जो अमीर हैं, सॉरी जो कतर के अमीर हैं, उनका फोन आया था कि इजराइल जो है वो हमला रोकने को तैयार है। अगर इजराइल हमले रोकता है तो क्या ईरान अपना पलटवार बंद करेगा? तो ये ईरान की तरफ से सीधा सीधा कहा गया था कि हम पहले दिन से ही बोल रहे हैं कि अंतिम बार हम करेंगे। अगर जो इजराइल है वो हमले रोक देता है, क्योंकि युद्ध उसी ने शुरू किया है, अगर वो हमले रोक देगा तो युद्ध को आगे बढ़ाने की हमारी कोई इच्छा नहीं है। लेकिन उधर से यदि हमला होगा तो फिर हम छोड़ेंगे नहीं। तो जिस तरीके से अमेरिका भी कूदा तो अमेरिका के ठिकानों पर भी हमले किए गए, और ईरान ने साफ साफ कह दिया था युद्ध विराम को लेकर ना तो हमारी अमेरिका से बातचीत हुई है ना हमारी इजराइल से बातचीत हुई है। बस खाली अमीर का फ़ोन आया था और उन्होंने ये बोला था कि ये जो इजराइल और अमेरिका है वो युद्ध को बंद करना चाहते हैं। तो बस सिर्फ इतनी ही बात हुई है, और युद्ध विराम जिस तरीके का समझौते के दावे ट्रंप की तरफ से किए जा रहे हैं, बोले ऐसा कोई समझौता हुआ ही नहीं है। और तो ये भी डोनाल्ड ट्रंप ने तो शुरू में तो ये भी कहा कि दोनों देश हमारे पास आए कि आप युद्ध विराम करा दीजिए, लेकिन इस्राइल ने भी कोई उसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई, उनके बयान पर कोई सहमति नहीं दी। बाद में जरूर कहा कि हाँ हम समझौते को तैयार हैं, जब ईरान ने कहा कि वो युद्ध विराम जैसी बात को लेकर उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन ये साफ तौर पर कहा कि हमारे ऊपर अगर हमले नहीं होंगे तब हम किसी के ऊपर हमला नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमारे ऊपर हमला होगा, चाहे वो इस्राइल का हमला हो चाहे अमेरिका का, तब हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। और वही उसने किया भी, और ये बयान भी बड़ा चर्चित रहा कि शुरुआत इस्राइल और अमेरिका ने की है लेकिन खत्म हम करेंगे, किया भी वही। उसके बाद ईरान की तरफ से कोई हमला नहीं हुआ, और तब से माना जा रहा है कि सीज फायर बना हुआ है, जबकि सीज फायर जैसी कोई चीज है नहीं, वहां पर कोई ऐसा समझौता नहीं हुआ है। नहीं, समझौता कुछ नहीं हुआ है, सीधा सीधा यही हुआ है कि आप हमले नहीं करेंगे हम भी हमले नहीं करेंगे। और ये बातचीत भी डायरेक्ट बातचीत नहीं हुई है, इसमें भी जो मीडिएटर है वो कतर की भूमिका है। कतर ने ही इजराइल को एक तरीके से कतर के पास मैसेज पहुंचा कि इजराइल हमले बंद कर रहा है, और कतर की तरफ से ही पर ईरान से बातचीत की गई है। यानी आमने सामने कोई भी पार्टी नहीं बैठी है, और सिर्फ एक फोन कॉल पर यह युद्ध रुक गया है। तो इसको सिर्फ सीज फायर माना जा सकता है। युद्ध विराम जैसी जिस तरीके के दावे अमेरिका की तरफ से किए गए हैं वो बिल्कुल भी नहीं है। और ईरान के विदेश मंत्री का तो साफ साफ एक तरीके से उन्होंने इजराइल पर तंज भी कसा है कि जो ट्रंप ने जो दावा किया कि दोनों देश आए हैं, बोले हम तो नहीं गए थे, लेकिन हमारी मार से बचने के लिए इजराइल जरूर अपने डैडी के पास चला गया था। तो डैडी का मतलब सीधा सीधा डोनाल्ड ट्रंप है, जिस तरीके से नाटो के देश उनको डैडी डैडी एक तरीके से निकनेम उनको दिया गया है। तो यही बोला कि हमारी जो मिसाइलों के हमले थे उनको उनका जो आधुनिक डिफेंस सिस्टम है, यहाँ तक कि अमेरिका ने भी अपने डिफेंस सिस्टम तैनात कर रखे थे, वो भी जो ईरान की मिसाइलें हैं उनको रोक नहीं पा रहे थे। इसीलिए नेतन्याहू अपने डैडी के पास गए हैं, और ट्रंप की तरफ से नेतन्याहू को बचाने की कोशिशें भी लगातार हो रही हैं। वहाँ की कोर्ट पर भी दबाव डाला जा रहा है कि जो नेतन्याहू के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं उनको बंद कर दिया जाए।
नेतन्याहू ने बहुत अच्छे काम किए हैं। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ट्रंप जो जिस तरीके से नेतन्याहू ने मदद मांगी है ट्रंप से, और ट्रंप उसको पूरी तरीके से निभा रहे हैं और नेतन्याहू कमजोर ना दिखाई दें, इसीलिए ये वो दावे कर रहे हैं कि नेतन्याहू के साथ में ईरान भी हमारे पास में आया था। अरे भाई, जब आप उसके ऊपर बम गिरा रहे हैं और ईरान आपके ऊपर हमले कर रहा है, यदि ईरान आपके पास से सीज फायर के लिए गया है तो फिर उस सीज फायर की घोषणा से 2 घंटे पहले वो आपके ठिकानों पर मिसाइलें क्यों दाग रहा था? साफ सीधा सीधा ट्रंप अपने ही बयान को एक तरीके से खंडन करते हुए दिखाई दे रहे थे कि भाई ईरान हमारे पास नहीं आया है, बल्कि इजराइल वहां पहुंचा है। जिस तरीके की तबाही मची हुई थी इजराइल के अंदर, क्योंकि छोटा सा देश है और आसानी से जो ईरान की मिसाइलें हैं, क्योंकि अमेरिकी रिपोर्ट ये है कि ईरान के पास तकरीबन 10-1000 मिसाइलें हैं, बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, और जो भी मिसाइलें 50% मिसाइलें टारगेट पर जाकर हिट कर रही हैं, गिर रही हैं, और उससे जो तबाही मची हुई है उससे बचाने की कोशिश ही एक चल रही थी। और नेतन्याहू की लोकप्रियता बची रहे किसी तरीके से, क्योंकि अब वहाँ अगले साल चुनाव भी होना है, 26 में इलेक्शन है। अगर समय पर चुनाव होता है तब भी 26 में हो, नहीं तो उससे पहले यदि चुनाव हो जाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब नेतन्याहू बचे रहे, इसीलिए जो डोनाल्ड ट्रंप है उनकी तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि दोनों देश आए थे और नेतन्याहू के खिलाफ तमाम जो मुकदमे चल रहे हैं वो बंद कर दिए जाना चाहिए। लेकिन ये साफ दिखाई दे रहा है इजराइल की जनता में गुस्सा है, क्योंकि जिस चीज़ को लेकर आपने हमले किए वो तो कोई आप किसी भी चीज़ को हासिल ही नहीं कर पाए। ना तो आप उनके ईरान के यूरेनियम को नष्ट कर पाए, ये कहा जा रहा है 400 किलोग्राम जो यूरेनियम है वो 13 तारीख से पहले ही जो ईरान ने हटा लिया था, और उन यूरेनियम से तकरीबन 10 से 12 परमाणु बम भी बनाए जा सकते थे। दरअसल वो ईरान ने उसी समय कहा था, जो बातें बाद में पेंटागन की रिपोर्ट बता रही है वही बात ईरान ने कही थी कि हमने यहाँ पर, हमको आशंका थी कि अमेरिका हमले करेगा और हमने पहले ही वहाँ से जो जरूरी जो संवर्धित यूरेनियम है उसको हटा लिया, तो हमें कोई नुकसान नहीं हुआ और इसीलिए किसी तरह के रेडिएशन की खबर वहाँ से नहीं आई। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये दावा कर रहे हैं, यानी ये उनकी बातें झूठी साबित हो रही हैं, फिर भी वो बार बार इसलिए झूठ बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ताकि लोग सही मान लें। लेकिन सही क्या मान लें? आपने जिस पर हमला किया उसने इनकार किया, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी जो है वो आपकी बात को झुटला रही है, और सबसे बड़ी बात कि आपका अपना रक्षा मंत्रालय उस बात को झुटला रहा है। तो फिर आप इस झूठ को बार बार बोल क्यों रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। नहीं, बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप की एक आप उनके पुराने बयान देख लीजिएगा कि उन्होंने जो बयान दे दिया, फिर भले ही वो बयान पूरी दुनिया खारिज करती रहे, लेकिन वो लगातार अपने बयान पर डटे रहते हैं और लगातार उसी चीज़ को बोलते रहते हैं। तो इसी तरीके से भले ही ईरान की तरफ से खारिज किया जा रहा है, भले ही इजराइल ने उसको खारिज कर दिया है, चाहे अमेरिका की जो रक्षा मंत्रालय है उसकी तरफ से डोनाल्ड ट्रंप के बयान को खारिज किया जा रहा है, लेकिन वो लगातार एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि उनके बमों ने ईरान के जो 3 न्यूक्लियर साइट हैं उनको तबाह कर दिया। लेकिन अब जो खबर आ रही है अमेरिका की तरफ से ये बताया जा रहा है कि तीनों साइटें फिर से शुरू हो गई हैं। अगर तबाह हो गई हैं तो 25 तारीख को सीज फायर हो रहा है और सिर्फ 4 दिन के अंदर ही अंदर वो साइटें दोबारा से कैसे शुरू हो रही हैं? तो साफ साफ है कि जो नुकसान बताया जा रहा है जो वो बहुत ही मामूली सा नुकसान हुआ है, और ये चीज़ शुरुआत में ईरान ने बोली थी कि नुकसान तो हुआ है लेकिन बहुत इतना बड़ा नुकसान नहीं है कि हमारी वो साइटें बंद हो जाएं। बोले सीज फायर के कुछ दिनों बाद ही वो सारी साइटें शुरू हो जाएंगी, और वो दिखाई भी दे रहा है। और ये चीज़ अमेरिका के जो सैटेलाइट हैं वही बता रहे हैं कि ईरान की जो तीनों साइट हैं उन पर काम फिर से शुरू हो गया है, और जल्दी से यही मतलब 1-8 महीने के अंदर ही अंदर वो अपनी पुरानी स्थिति में पहुंच जाएंगे। और यही चीज़ ईरान की तरफ से कही जा रही थी, तमाम देश हैं उनकी तरफ से भी कहा जा रहा था कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम जो है वो आपने उसको नष्ट नहीं किया है बल्कि कुछ हफ्ते पीछे हो गया है। तो वही दिखाई दे रहा है। यदि 1-1.5-2 महीने यही रिपोर्ट पेंटागन ने भी दी थी, और जो उसकी खुफिया रिपोर्ट लीक हो गई जिसमें कहा गया कि ईरान के परमाणु कार्यक्रमों को नुकसान नहीं हुआ है, थोड़ा सा डिले जरूर हो गया है, हो सकता है कि 1-2 हफ्ते वो पीछे चला गया हो। और वही चीजें अब दिखाई पड़ रही हैं कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बार बार उसको दोहरा रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे वो इस बात को दोहरा रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच उन्होंने सीज फायर करवाया। 19 और 20 बार अब वो कह चुके हैं। एक बार सुन लेते हैं अभी लेटेस्ट उन्होंने क्या कहा है। अब तक कुल 20 बार ये कह चुके हैं, इस बात को दोहरा चुके हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच उन्होंने सीज फायर कराया है। हालांकि भारत की तरफ से आधिकारिक रूप से इस पर कोई आपत्ति डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर नहीं जताई गई है। विदेश सचिव ने एक बार जरूर कहा कि प्रधानमंत्री ने जब बातचीत हुई प्रधानमंत्री की डोनाल्ड ट्रंप से तो उन्होंने इस बात को लेकर इसका खंडन किया है, लेकिन प्रधानमंत्री की ओर से एक भी बार इसका खंडन नहीं आया है डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे का। इस पर यहां सवाल जरूर उठ रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप
अब तक 20 बार अपनी बात को दोहरा चुके हैं। एक बार सुनते हैं ये ताज़ा तरीन उनका जो बयान है भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उन्होंने किस तरह से सीज फायर कराया, जो ये दावा कर रहे हैं। That's what happened with India and Pakistan. I was negotiating with both of them, and I said to Scott, I said to Howard, cancel all deals with India and Pakistan. They're not trading with us because they're in a war. They called back, what do? I said, look, you want to have trade with the United States, it's great. But you want to go and start using nuclear weapons on each other? We're not going to allow that. And they both agreed. Both have great leaders. They both agreed not to do it. So we did it. That's what happened with India and Pakistan. I was negotiating with both of them, and I said to Scott, I said to Howard, cancel all deals with India and Pakistan. तो डोनाल्ड ट्रंप हर देश के भीतर जो युद्ध रत हैं उनके बीच वो सीज फायर कराने की घोषणा दावा कर रहे हैं, कोई माने या ना माने। और यहाँ पर ईरान और इसराइल के बीच भी सीज फायर की बात कर रहे हैं। ईरान उसको तवज्जो ही नहीं दे रहा है और पूरी दुनिया ये कह रही है कि कोई नुकसान नहीं हुआ अमेरिका के हमले में, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कह रहे हैं कि हमने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को तबाह कर दिया। और उनके देश में भी इस बात को लेकर उनका विरोध हो रहा है। उनके अपने जो रक्षा मंत्रालय है, पेंटागन की रिपोर्ट ये बता रही है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को कोई नुकसान नहीं हुआ। दरअसल इसलिए भी डोनाल्ड ट्रंप परेशान है कि एक तरफ तो अपने देश में घिरे हुए हैं, इसराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू अपने देश में घिरे हुए हैं। उनसे ये पूछा जा रहा है सवाल कि आखिर ईरान पर हमला करके आपने क्या उसका निष्कर्ष निकला, नुकसान इसराइल का इतना ज़्यादा हुआ है। लेकिन ईरान में इस जीत को लेकर इसको जीत बताया जा रहा है और जश्न मन रहा है, तो स्वाभाविक है कि डोनाल्ड ट्रंप की परेशानी इससे बढ़ रही होगी। और इस झुंझलाहट में वो बार बार ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बहुत नुकसान पहुंचाया है या उसको खत्म कर दिया है। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से ईरान में जो लोग सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनकी लड़ाई खाली इजराइल से नहीं थी, उनकी लड़ाई अमेरिका से भी थी। क्योंकि अमेरिका ने बम गिराकर एक तरीके से सीधा सीधा एंट्री कर ली थी युद्ध में। उससे पहले अमेरिका की तरफ से लगातार हथियार तो दिए ही जा रहे थे। इजराइल जिन हथियारों से लड़ रहा है उनमें अधिकतर हथियार जो हैं वो अमेरिका की तरफ से दिए हुए हैं। जितने भी फाइटर प्लेन हैं इजराइल के पास में, चाहे F-35 हो, चाहे F-16 हो या F-15 जो भी हो, वो सारे के सारे अमेरिका ने ही दिए हैं। उनमें लगे हुए बम भी अमेरिका के ही हैं। तो अमेरिका तो खुलकर सपोर्ट कर रहा था पूरी जंग में, और बाद में वो खुद भी मैदान में आ गया, क्योंकि इजराइल के पास वो क्षमता ही नहीं थी कि ईरान की न्यूक्लियर साइटों को नुकसान पहुंचा पाए। और इसको लेकर नेतन्याहू लगातार डोनाल्ड ट्रंप से मदद मांग रहे थे, और बाद में डोनाल्ड ट्रंप मैदान में कूद भी गए। और ऐसे में अमेरिका और इजराइल दोनों ही अगर ईरान के सामने घुटने टेक देते हैं और सीज फायर की बात करते हैं, क्योंकि सीज फायर भी अमेरिका और इजराइल की तरफ से ही घोषित हुआ है, ईरान ने तो उसको बाद में कबूल किया है। ये रिपोर्ट्स भी आ रही थी कि इसराइल जब सीज फायर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया उसके 2-3 दिन पहले से ही वो कोशिशों में लगा हुआ था कि किसी तरीके से युद्ध रुक जाए, और ये कोशिश में कर रहा था कि ईरान इसके लिए तैयार हो जाए। वो इनडायरेक्टली उसमें अमेरिका के साथ भी उसकी निगोशिएशन चल रही थी, लेकिन ईरान की तरफ से ऐसी कोई पहल नहीं हुई और अब तक नहीं हुई है। नहीं, बिल्कुल, ईरान तो शुरुआत से ये बोल रहा था कि हम बातचीत नहीं करेंगे, और खास तौर पर इजराइल के साथ तो किसी कीमत पर बातचीत नहीं करेंगे। तो ऐसे में जो सीज फायर भी हुआ है उसमें इजराइल से कोई बातचीत नहीं हुई है। और जो डोनाल्ड ट्रंप है उनका ही बयान है, वो एक मीडिया इंटरव्यू में उन्होंने बोला था कि जो ईरान की मिसाइलें हैं उन्होंने ज़बरदस्त तबाही मचा रखी थी इजराइल के अंदर, और कई इमारतें डैमेज हो गई, बर्बाद हो गई, इजराइल को काफ़ी नुकसान हुआ है। ये खुद डोनाल्ड ट्रंप ने ही बोला है। तो साफ दिखाई दे रहा है कि इजराइल जो जितना नुकसान हो चुका था उसको रोकने के लिए, क्योंकि इजराइल शुरुआत में दावे कर रहा था कि उनका जो आयरन डोम है 90% मिसाइलें रोक रहा है, लेकिन बाद में जब रिपोर्ट आना शुरू हुई तो पता चला कि 90% तो दूर की बात है, 50% मिसाइलें भी नहीं रोक पा रहा है। और उसके बाद जिस तरीके से ईरान की तरफ से हाइपरसोनिक मिसाइलें शुरू हुई दागी जाना, उसके बाद तो जो परसेंटेज है और नीचे आ गया था। और उसके बाद ही इजराइल की तरफ से लगातार डोनाल्ड ट्रंप से मदद मांगी गई। ट्रंप पहले उन्होंने बम भी गिराए, लेकिन जब देखा कि नहीं भाई इजराइल का पलटवार और तेज होता जा रहा है, तो उसके बाद फिर सीज फायर कराया गया। और लेकिन सीज फायर के बाद हासिल क्या हुआ, अब डोनाल्ड ट्रंप दोबारा से फिर बोल रहे हैं कि अगर ये जो ईरान है अपनी न्यूक्लियर साइट शुरू करता है तो हम उसके ऊपर फिर हमला करेंगे। लेकिन ईरान ने तो वो न्यूक्लियर साइट्स फिर शुरू कर दी हैं, तो फिर क्या जो अमेरिका है वो ईरान पर फिर से हमला करेगा? तो क्योंकि 12 दिन की जंग में ही अमेरिका को एक चीज़ समझ में आ गई थी कि ये जो जंग है ये बहुत लंबी चलने वाली है। ईरान की तरफ से जिस तरीके से पलटवार शुरू हुआ था, जबकि ईरान को उस समय किसी भी देश की मदद मिलना शुरू नहीं हुई थी, रूस की तरफ से सिर्फ एक तरीके से इशारे मिलना शुरू हुए थे कि वो अपने हथियार दे सकते हैं।
और सिर्फ इसी इशारे को मिलने के बाद ही तुरंत ही सीज फायर की तैयारियां शुरू हो गई। तो साहब अगर ईरान को ये रूस की तरफ से, चाइना की तरफ से मदद मिल गई होती तो फिर अमेरिका और इजराइल की क्या हालत हुई होती उस जंग में। यही चीज़ सोचकर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पैर पीछे खींच लिए थे। लेकिन अब क्योंकि ईरान इस बार जंग के लिए पूरी तरीके से तैयार हो रहा है, उसको मालूम है कि अमेरिका ने जो सीज फायर की घोषणा की है ये सिर्फ जो इजराइल की जंग की तैयारी है उसको देख के की गई है। क्योंकि अभी जो अमेरिका की रिपोर्ट है उसमें यह बताया जा रहा है कि जो उनकी जो एंटी डिफेंस सिस्टम है थार्ड, उसका 20% से ज़्यादा हिस्सा खर्च हो गया सिर्फ 12 दिन की जंग में। उससे पहले सीरिया की हिफाजत के लिए उन्होंने कुछ मिसाइलें दे रखी थी, कई जगह यूरोप में तैनात कर रखी थी। उन्हें अपने जखीरे से तमाम मिसाइलें निकालकर जो इजराइल है उसकी हिफाजत के लिए खर्च करनी पड़ी हैं। और अगर ये जंग थोड़ी और लंबी चली जाती तो अमेरिका को अपनी खुद की सुरक्षा की चिंता सताने लगी थी। तो ऐसे में जंग की तैयारियों को लेकर यह कहा जा रहा है कि चाहे इजराइल हो चाहे ईरान हो, दोनों को पता है कि ये सीज फायर कितने दिन तक चलेगा, ये कभी भी टूट सकता है। क्योंकि जिस तरीके से धमकियां डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दी जा रही हैं और ईरान की तरफ से जो जवाब दिया जा रहा है उससे साफ हो गया है कि ईरान झुकने वाला तो बिल्कुल भी नहीं है। और जिस तरह से सीज फायर को मजबूर हुए हैं अविनाश, चाहे इसराइल हो चाहे अमेरिका हो, क्योंकि इसराइल के बारे में जो आप बता रहे हैं वो कई रिपोर्ट्स आई, अमेरिका की रिपोर्ट आई, वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट थी, इसराइल की भी रिपोर्ट आ रही थी कि मुश्किल से 2 हफ्ते तक ईरान के प्रतिरोध को, जो ईरान के हमले हैं उसको झेल पाने की ताकत इसराइल के भीतर है, उसके बाद नहीं है। और वो सीधे दिखाई भी पड़ रहा था कि 12 दिन की लड़ाई में इसराइल का जो आयरन डोम है, चाहे उसकी जो डिफेंस सिस्टम है, वो कितना कमज़ोर हो गया था। हाइफा जैसे शहर में, राजधानी तेल अवीव में हमले हो रहे हैं और उसको निष्क्रिय नहीं कर पा रहा है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए वो कोशिश में लगा हुआ था कि कैसे इसको सीज फायर को रोका जा सके, और अमेरिका पर बार बार दबाव भी डाल रहा था कि वो सीधे इस युद्ध में उतरे। उसी के दबाव का नतीजा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने आदेश दिया कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला हो, लेकिन फिर जो जवाबी कार्रवाई की गई ईरान की तरफ से और अमेरिकी सैन्य अड्डों को निशाना बनाया गया कतर में और इराक में, उससे फिर अमेरिका को भी ये एहसास हो गया कि जिस तरह से इसराइल पर हमले हो रहे हैं उसी तरह से मध्य पूर्व में जो तमाम जगहों पर उसके सैन्य अड्डे हैं वहाँ पर भी ईरान हमले करेगा। और ईरान ने कहा भी था कि वो इन हमलों का जवाब देगा उसी तरीके से। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए सच्चाई ये है कि डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल ये दोनों सीज फायर के लिए तैयार हुए, कोशिशें की गई, उसके बाद मान भी गए, लेकिन ईरान ने उस पर अपनी कोई सहमति नहीं जताई और ये ज़रूर कहा कि अगर हम पर हमले नहीं होंगे तो फिर हम हमला नहीं करने वाले हैं। अब इन सारी चीज़ों पर डोनाल्ड ट्रंप और बेन्यामिन नेतान्याहू दोनों ही अपने देश में, अपने देश की जनता और वहाँ की विपक्षी पार्टियों के बीच घिरे हुए हैं कि ईरान पर हमले से हासिल क्या हुआ। नहीं, ईरान के जो हमला हुआ है उससे एक तरीके से अमेरिका और इजराइल की किरकिरी हुई है। क्योंकि अभी तक जिस तरीके से ये जो इजराइल है उसका पश्चिम एशिया में दबदबा माना जाता था, कोई भी देश इजराइल से लड़ने को तैयार नहीं होता था। क्योंकि उन्हें पता है कि भाई जिस देश ने सिर्फ 6 दिन की जंग में पूरे अरब देशों को, अरब वर्ल्ड को झुका दिया, तो उससे अगर अकेले लड़ेंगे तो कैसे लड़ पाएंगे। लेकिन अकेले ईरान ने बता दिया कि वो अगर अपनी पूरी ताकत से हमला करेगा तो इजराइल उसके सामने टिक ही नहीं पाएगा। इजराइल को बचाने के लिए अमेरिका भी आ जाए तब भी इजराइल को बचा नहीं पाएगा। तो इससे इजराइल का जो दबदबा है वो पूरे अरब वर्ल्ड से एक तरीके से दबदबा क्या उसको खौफ माना जा सकता है, वो पूरी तरीके से खत्म हो गया है। और दूसरा, जिस तरीके से अमेरिका की दादागिरी का मामला है वो भी धीमे धीमे करके जो कमज़ोर होती जा रही है। ईरान ने बता दिया कि अब अमेरिका उतना ताकतवर देश नहीं बचा है जिस तरीके की आज से 15 से 20 साल पहले होता था। किसी भी देश पर जाकर हमला कर दिया उसने और यूएन से लेकर कोई भी देश उसके खिलाफ बोल नहीं पाता था। लेकिन यहां जब अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो दुनिया के किसी भी देश ने उसका साथ नहीं दिया, यहां तक कि नाटो ने भी हाथ खड़े कर दिए, बोले आपने हमला किया है आप झेलिएगा इसको। क्योंकि ईरान ने हमला नहीं किया है बल्कि अमेरिका ने जाकर हमला किया है, बोले जंग आप शुरू कर रहे हैं। नाटो कंट्रियों में कोई भी देश अगर अमेरिका के साथ में नहीं आ रहा है तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि अमेरिका का दबदबा खत्म हो गया है, अब उसमें उतनी ताकत नहीं बची है। और रही सही जो कसर रह गई थी वो उसमें ईरान ने बता दिया। जिस तरीके से ईरान ने उनके सैन्य अड्डों पर हमले किए और अमेरिका उसका जवाब भी नहीं दे पाया है, तो ये तो क्लियर हो गया है कि अमेरिका ने किसी तरीके से इस जंग में इजराइल को बचा लिया है। दूसरी तरफ बता दें कि जो इजराइल के जंग में हमें जो ईरान के जो कई कमांडर मारे गए थे, परमाणु वैज्ञानिक भी मारे गए थे, तो उनके जनाजे कल निकाले गए हैं। और तेहरान में करीब 10 लाख से ज़्यादा लोग जुटे हैं
और उसमें कई ऐसे लोग भी थे जिनको मारने का दावा इजराइल की तरफ से किया गया था, लेकिन वो गलत साबित हुआ। हाँ, वो लोग भी उस आयोजन में शामिल हुए थे। उन्होंने श्रद्धांजलि दी। करीब 11 जो उनके परमाणु वैज्ञानिक थे और उनके परिवार के लोग थे और कुछ जो करीब 30 के करीब सैन्य कमांडर भी थे, उन सभी के जनाजे निकाले गए। बाकायदा उनको पूरे जो राष्ट्रीय सम्मान होता है ईरान का, उस सम्मान के परंपरा को निवारण करते हुए उन सबको दफनाया गया है। तो उस दौरान भी ईरान के अंदर लोगों में गुस्सा इसी बात का दिखाई दे रहा था कि हम लोगों ने 12 दिन की जंग में सीज फायर क्यों कर लिया जब ईरान जीत रहा था। क्योंकि जो नुकसान हुआ वो युद्ध के पहले दिन, क्योंकि अचानक से हमला हुआ था, पहले दिन जो नुकसान हुआ ईरान को वो जबरदस्त नुकसान हुआ था। इस चीज़ को ईरान भी स्वीकार कर रहा था। लेकिन उसके बाद जब ईरान ने पलटवार शुरू किया है, उसके बाद जंग का जो नज़ारा था वो बदलने लगा था। तो ऐसे में जो सीज फायर हुआ है उसको लेकर खामनेई से भी सवाल हो रहे हैं कि भाई इस सीज फायर को नहीं करना चाहिए था जब तक ईरान पूरी तरीके से घुटनों पर नहीं आ जाता। हाँ, इसराइल पूरी तरीके से घुटनों पर नहीं आ जाता तब तक ये सीज फायर नहीं होना चाहिए था। और इसको लेकर वहाँ की जो जनता है, ईरान की जनता, कि वो तैयार है कि अगर अब हमला होता है, ये चाहे अमेरिका की तरफ से हो चाहे इसराइल की तरफ से हो, तो उसका ज़बरदस्त तरीके से पलटवार किया जाएगा। और युद्ध को लेकर तो अभी तक जो संभावनाएं बन रही हैं कि ये सीज फायर कितने दिन टिकेगा, इस चीज़ को लेकर तो रूस की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई थी जिस दिन ये सीज फायर हुआ था कि बोले सीज फायर हो गया, अच्छी बात है, लेकिन कितने दिन तक ये टिकेगा, सबसे बड़ा यही सवाल है। और ये सवाल लगातार उठ रहे हैं जिस तरीके से ट्रंप के बयान आ रहे हैं और उस पर जिस तरीके से ईरान की तरफ से धमकाया जा रहा है कि बोले यदि आप हमको धमकी देंगे तो हमको कमज़ोर मत समझिएगा। तो ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि पश्चिम एशिया में जो तनाव बना हुआ है वो एक बार फिर जंग की तरफ बढ़ सकता है। क्योंकि जो हमला ईरान पर किया गया उसमें ना अमेरिका को कुछ हासिल हुआ है ना इसराइल को कुछ हासिल हुआ है। और दरअसल अमेरिका और इसराइल के लिए जो सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है, जो परेशानी की बात है, अमेरिका और इसराइल के बजाय अगर ये कहा जाए कि डोनाल्ड ट्रंप और बेन्यामिन नेतन्याहू के लिए, एक तो इसमें इन दोनों देशों को बिल्कुल घुटनों पर लाकर रख दिया ईरान ने, ये बातें कही जा रही हैं। दूसरी ओर इन देशों की जनता भी अपने इनके खिलाफ खड़ी दिखाई पड़ रही है और दूसरी ओर ईरान की जनता, जिसका जहां पर नेतृत्व परिवर्तन करने की सोच रहे थे इसराइल और अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू, वहां पर उस सत्ता के साथ में वहां की जनता और मजबूती के साथ खड़ी है। तो इन दोनों देशों के लिए सबसे बड़ी परेशानी का कारण यह भी है, इसीलिए बार बार अपने इस दावे को दोहरा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप कि उन्होंने ईरान के परमाणु ठिकानों को नष्ट कर दिया। लेकिन अब उन्हीं परमाणु जो संयंत्र हैं वहां पर फिर से काम शुरू होने की खबरें आ रही हैं और कोई भी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी हो या फिर खुद अमेरिका का रक्षा मंत्रालय हो, वो भी डोनाल्ड ट्रंप के दावे को सही नहीं बता रहा है, सीधे तौर पर खारिज कर रहा है। तो ये सारी परेशानियों का कारण दिखाई पड़ रहा है कि किस तरीके से ये दबाव में आकर डोनाल्ड ट्रंप बार बार ऐसे बयान दे रहे हैं। और ईरान की तरफ से जो अरागची ने उनको चेतावनी दी है कि आप खमेनेई को लेकर आदर सूचक तरीके से बात कीजिए, इस तरह से आप बात नहीं कर सकते हैं, उसका भी अब ट्रंप की तरफ से कोई ऐसा जवाब नहीं आया है। यानी बार बार ईरान धमका रहा है अमेरिका को कि आप अगर दोबारा फिर अगर हमला करने की कोशिश करेंगे तो इसी तरीके से जवाब मिलेगा। और डोनाल्ड ट्रंप को अब ये पता है कि कोई भी हमला ईरान के खिलाफ उनके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, न केवल उनकी सत्ता के लिए बल्कि उनके देश के लिए, उनके सैनिकों के लिए भी। नहीं, हमें जो अमेरिका पर ईरान ने हमला करके एक चीज़ तो बता दी कि अगर अमेरिका की तरफ से हमला होगा तो ईरान भी हमले करेगा। और जिस तरीके से अमेरिका के अंदर ही डोनाल्ड ट्रंप का विरोध जबरदस्त तरीके से हुआ, उनकी रिपब्लिकन पार्टी के सांसदों ने ही सवाल किया कि इस जंग में आपको डायरेक्ट कूदने की क्या जरूरत थी। बोले इजराइल की जो मदद की जा रही है, मदद आप करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात तो यही है कि इजराइल हमलावर है, तो इस जंग को रोकने की कोशिश होनी चाहिए, ना कि उस जंग में आग लगाने की कोशिश होनी चाहिए। जिस तरीके से अमेरिका कूदा और वहाँ की संसद से उसकी मंजूरी नहीं ली गई, उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। यहाँ कहा तो यह भी गया था कि ट्रंप के खिलाफ महाभियोग भी आ सकता है, लेकिन ट्रंप किसी तरीके से इसलिए बच गए क्योंकि वहाँ की जो कांग्रेस है, सीनेट में और निचले हाउस में, दोनों में जो रिपब्लिकन पार्टी है उसी का दबदबा है और इसी के चलते महाभियोग प्रस्ताव नहीं लेके आया जा सका। लेकिन जिस तरीके से अमेरिका में
में अमेरिका की जनता सड़क पर उतर आई, उसने ट्रंप से सवाल किए, उससे जरूर ट्रंप एक तरीके से बौखलाए हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि युद्ध से अमेरिका को कोई भी चीज़ हासिल नहीं हुई है। और दूसरी तरफ ईरान की तरफ से तो साफ कह दिया गया है कि हम फिर से तैयार हैं। और दूसरा ये जो लगातार सवाल उठ रहे हैं कि खामनेई कहाँ है, तो उसको लेकर भी ईरान की तरफ से जो खबरें आ रही हैं उसमें ये है कि जो सीज फायर किया गया है, वो सीज फायर का मुख्य उद्देश्य जो इजराइल का और अमेरिका का है कि किसी तरीके से खामनेई सामने आए और उसके बाद सीधा सीधा खामनेई को ही टारगेट बनाया जाए। जो अभी हमें जो इजराइल की खामेनेई ने सीज फायर के बाद अपना वीडियो संदेश जारी कर ये बताया है कि खामेनेई हैं, सुरक्षित हैं और वो बाकायदा सारी स्थितियों पर जो नज़र है वो रखे हुए हैं। नहीं, खामनेई तो नज़र रखे हुए हैं, लेकिन क्योंकि जो अमेरिका और इजराइल की कोशिश थी कि खामनेई को रास्ते से हटाना है और उनकी जगह अपनी कोई कठपुतली सरकार बनानी है। अब उसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले खामनेई को रास्ते से हटाया जाए, और खामनेई इतनी सुरक्षित जगह पर थे, वहाँ तक इजराइल और अमेरिका पहुँच नहीं पा रहा था, इसीलिए सीज फायर किया गया है ताकि खामनेई सामने आए, और खामनेई जब सामने आए तो फिर उनके ऊपर सीधा हमला किया जाए। और अभी जो मोसाद ने अपने जो ईरान में जितने भी एजेंट्स हैं, जो ईरानी है जो मोसाद के लिए काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया के जरिए उन सबको सूचना भी भेज दी है कि हमला जल्दी होने वाला है। उनसे कहा गया है कि जो ईरान के जितने भी परमाणु वैज्ञानिक हैं या उनके बड़े शीर्ष कमांडर हैं और जो भी रक्षा मंत्रालय से जुड़े हुए जो भी विभाग हैं, उन सभी से दूर रहें, इस समय उनके करीब ना जाएं, उनके किसी भी बड़े नेता के करीब ना रहें, बोले कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो सीधी सीधी बात यही है कि अमेरिका और इजराइल की तरफ से कोशिश यही हो रही है कि खामनेई सार्वजनिक रूप से आए, जिस तरीके से वो पहले भाषण देते थे, रैली में कहीं वो भाषण दे रहे हो, उसी समय उन पर अचानक हमला किया जाए। क्योंकि वैसे तो अमेरिका को भी पता समझ में आ गया है कि खामनेई को रोकना उनके बस की बात नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से तेहरान की सड़कों पर खामनेई का समर्थन दिखाई दे रहा है, विरोध में एक आवाज़ नहीं दिखाई दे रही है, उससे अमेरिका को यह चीज़ तो समझ में आ गई है कि ताकत के बल पर खामनेई को ना तो झुकाया जा सकता है ना उनको हटाया जा सकता है, सिर्फ ना ही उनके देश में उनके खिलाफ कोई माहौल पैदा किया जा सकता है, क्योंकि इस पूरे युद्ध में जो ईरान और इसराइल के बीच हुआ और उसमें अमेरिका भी कूद गया, लेकिन दोनों ही देशों को मुंह की खानी पड़ी। उसने ईरान में आयतुल्लाह अली खमेनेई को और भी ज़्यादा मजबूत किया है, जबकि इस युद्ध का उद्देश्य जो था इसराइल और अमेरिका का वो ये था, इसराइल को आगे करके अमेरिका ये युद्ध इसीलिए करना चाह रहा था कि इसमें खमेनेई की को अपदस्थ किया जा सके, वहाँ पर सत्ता परिवर्तन किया जा सके और अपने किसी खास को वहाँ बैठाया जा सके। और दूसरी बात यह कि ईरान को के परमाणु कार्यक्रम को रोका जा सके, लेकिन इन दोनों ही मकसद में नाकाम साबित हुए ये दोनों देश, और इनके देश की जनता इसीलिए इनके खिलाफ दिखाई पड़ रही है क्योंकि ये जो अपना दोनों मकसद जो था वो पूरा नहीं कर पाए। और दूसरी ओर ईरान की जनता इसीलिए खमेनेई के साथ खड़ी दिख रही है क्योंकि ईरान ने मुंहतोड़ जवाब दिया दोनों ही देशों को। और सबसे बड़ी बात यह कि कूटनीतिक फ्रंट पर भी ईरान मजबूती के साथ खड़ा दिखाई पड़ा, क्योंकि हमला पहले इसराइल ने और अमेरिका ने किया। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से इजराइल और अमेरिका की तरफ से हमला किया गया, अचानक हमला था, क्योंकि जो 15 जून को ईरान की तरफ से बातचीत होनी थी अमेरिका के साथ में न्यूक्लियर प्लांट को लेकर ही, उनके परमाणु कार्यक्रम पर, और जब वो बात शुरू होनी थी उससे 2 दिन पहले अचानक ही जो इजराइल है वो हमला कर देता है। तो सीधा सीधा ये मकसद था कि किसी तरीके से इस बातचीत को रोका जाए। खामनेई तो लगातार बोल रहे थे कि हमारा जो परमाणु कार्यक्रम है वो परमाणु बम बनाने के लिए नहीं है, वो हमारी ज़रूरत जो ऊर्जा ज़रूरत है उनको पूरा करने के लिए, बोले हम परमाणु बम नहीं बना रहे हैं। और इसीलिए जो ईरान है उसने NPT पर सिग्नेचर भी किए थे। लेकिन जिस तरीके से इजराइल का कहना था कि भाई हमारे पास परमाणु बम हो सकता है लेकिन और किसी मुस्लिम कंट्री पर नहीं हो सकता, और सिर्फ इस बात को लेकर कि जो ईरान है वो परमाणु बम बना सकता है, हमले कर दिए गए। इससे पहले भी देखा होगा कि चाहे लीबिया हो चाहे इराक हो, सिर्फ ये कहते हुए कि ये लोग परमाणु बम बना रहे हैं और उन पर हमले किए गए। वहाँ का जो शासक था, क्योंकि अमेरिका के मन मुताबिक उनसे वहाँ का शासन नहीं चल रहा था, उनको सत्ता से हटा दिया गया। लेकिन वहाँ जाकर मिला क्या, आपको एक ऐसी चीज़ नहीं मिली जिससे यह साबित हो कि यह देश परमाणु बम बना रहा था। और आज हालत क्या है, इराक जो आतंकवादियों का गढ़ बन गया है,
जहां जो एक शांतिप्रिय देश था, जो अमेरिका के हमले ने उसको बर्बाद करके रख दिया। और वही कोशिश इनकी चल रही है ईरान को लेकर। लेकिन ईरान की जनता ने साफ कर दिया है कि हम अमेरिका और इजराइल की किसी भी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। जिस तरीके से खामनेई के समर्थन में पूरा का पूरा ईरान खड़ा हुआ, उससे ट्रंप को समझ में आ गया कि भाई यहाँ पर सत्ता परिवर्तन आसान नहीं होने वाला है। और उसके बाद ही सीज फायर हुआ, क्योंकि जो दो चीज़ें शुरुआत से जो इजराइल और अमेरिका की तरफ से कही जा रही थी, पहला खामनेई को हटाना है और दूसरा उनके परमाणु प्लांटों को खत्म करना है। दोनों में से एक भी चीज़ में ट्रंप और इजराइल कामयाब नहीं हो पाए हैं। और अब क्योंकि अब उनको जवाब देना अपनी जनता को, और इसीलिए दोबारा से ये कहा जा रहा है, चाहे ट्रंप की तरफ से हो चाहे इजराइल की तरफ से हो, कि अगर ईरान दोबारा से परमाणु बम बनाएगा तो हम उस पर फिर हमला करेंगे। अरे भाई, जब आपने उसके सारे प्लांट पूरी तरीके से तबाह कर दिए हैं तो फिर वो दोबारा से परमाणु बम कहां से बनाएगा? या तो आपके जो दावे हैं वो पूरी तरीके से झूठे हैं, कि जो ईरान बोल रहा है कि हमारा जो कार्यक्रम है वो कुछ हफ्ते पीछे गया है, महीनों भी पीछे नहीं गया है, और आपके जो हमले थे वो पूरी तरीके से फेल हो गए। और दूसरी तरफ जो हमारे मिसाइल हमले थे उसके तो निशान साफ साफ जो इजराइल है उसमें दिखाई दे रहे हैं। इजराइल में 30,000 से ज़्यादा लोगों ने सरकार से मुआवजे के लिए इसीलिए आवेदन किया है कि उनका घर तबाह हो गया है। करीब 5 से 7 हज़ार लोग ऐसे हैं जिनकी गाड़ियां तबाह हो गई हैं। तो ये सीधी सी बात कि कम से कम इतने मकान तो टूटे ही हैं जिन लोगों ने मुआवजे के लिए आवेदन किया है, बल्कि ये संख्या इससे भी काफ़ी ज़्यादा है। बिल्कुल, और जो सैन्य ठिकानों पर हमले हुए हैं उसके नुकसान की तो उसका कोई अनुमान ही नहीं है। और जो निशाने थे मुख्य रूप से वो सैन्य और परमाणु ठिकाने थे। तो लेकिन ये तो आम लोगों को जो इन हमलों से नुकसान हुआ है ये उसकी सूचना है। हालांकि नुकसान की सूचना, नुकसान की भी खबरें इसराइल की ओर से काफ़ी दबाई गई, लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ें निकलती आई कि कितना नुकसान हुआ है, कितने लोगों की वहाँ पर जान गई है, और किस तरीके से पूरा इसराइल वैसे ही तबाह दिखाई पड़ रहा है जैसे इसराइल ने गजा को तबाह कर रखा है। उस तरह की तस्वीरें वहाँ के कई शहरों से दिखाई पड़ रही थी और वो लगातार आ रही थी। तो इसलिए अब इसराइल और अमेरिका दोनों की हालत ये है कि ईरान पर हमला करके वो अपने ही देश की जनता के सामने घिरे हुए हैं और उनसे सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर इस हमले से आपको मिला क्या? नहीं, क्योंकि जिस तरीके से आप दो पिक्चर आप देखिएगा, एक तरफ ईरान की पिक्चर आ रही है, वहाँ की जनता सड़क पर है, वो खामनेई के साथ में है। उसका कहना है कि भाई यदि अब हमला होता है तो इससे ज़्यादा खतरनाक जवाब देना है। और दूसरी तरफ जो इजराइल है, इजराइल में जो जनता है वो नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग कर रही है। तो साफ दिखाई दे रहा है कि जो नेतन्याहू ने हमला किया था वो सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता बचाने के लिए किया था, लेकिन वो दाव भी उल्टा पड़ गया है। क्योंकि उनकी कोशिश यही थी कि जंग के हालात में एक तो जो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई चल रही है उस पर रोक लग जाएगी, क्योंकि इमरजेंसी के हालात हैं तो सुनवाई नहीं होगी, और दूसरा जो लगातार उनके खिलाफ विरोध बढ़ता चला जा रहा है, जिस तरीके से गाजा में लगातार वो हमले कर रहे हैं, इजराइल के कई सैनिकों की जान भी जा चुकी है, लेकिन आज तक ना तो गजा में वो अपने सारे जो इजरायली बंधक बनाए गए थे, 50 से ज़्यादा अभी भी बंधक हैं, वो अभी तक उनको नहीं छुड़ा पाए हैं। तो सबसे पहला सवाल तो इजरायली यही कर रहे हैं कि भाई हमारे लोग हैं, उनकी पहली तो यही नहीं पता कि वो जीवित भी हैं कि नहीं है, वो जिस कंडीशन में भी हो उनको छुड़ाया जाए और इसके लिए जो हमास है उससे समझौता किया जाए और इस जंग को रोका जाए, क्योंकि जंग से लगातार जो इजरायली सैनिक हैं वो लगातार मारे जा रहे हैं। इजरायली सैनिक मारे जा रहे हैं और इसराइल में भी किस तरीके से वहाँ पर एक युद्ध जैसा माहौल है, अफरा तफरी है। खास तौर पर ईरान ने जब वहाँ लगातार हमले किए तो वहाँ जिस तरह की स्थितियाँ हैं, तो अब वहाँ के लोग भी ये सोच रहे हैं कि हम नेतन्याहू खुद को बचाने के लिए, अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने के लिए पूरे देश को युद्ध में झोंके हुए हैं, इसलिए अब वहां पर उनके खिलाफ आवाजें उठ रही हैं और इस्तीफे की मांग हो रही है। इस्तीफे की मांग तो लगातार हो रही है। उनकी जो गठबंधन है उस गठबंधन में ही जो दो पार्टियां हैं और उन्होंने ही साफ कह दिया था कि संसद भंग करने का जो विपक्ष का प्रस्ताव संदर्भ में आ रहा है हम उसका समर्थन करेंगे। और उसके बाद ये साफ दिख रहा था कि नेतन्याहू के पास में बहुमत नहीं बचा है, वो किसी भी तरीके से अपनी सरकार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। 1 साल का करीब कार्यकाल बचा हुआ है सरकार का, और वो किसी तरीके से कार्यकाल पूरा हो जाए, उन्हीं की यही कोशिश चल रही है। और इसी के चलते पिछले करीब 2 साल का वक्त हो गया है, इजराइल किसी ना किसी के साथ जंग लड़ रहा है, लगातार जंग के हालात बने हुए हैं। कभी वो गजा पर हमला करते हैं, कभी लेबनान पर हमला कर देते हैं, कभी यमन पर करते हैं, और नहीं तो कुछ होता है तो ईरान के साथ जंग शुरू कर देते हैं। और अभी भी जिस तरीके के उनके बयान आ रहे हैं
कि ईरान पर फिर हमला कर सकते हैं। अगर नेतन्याहू की गिरफ्तारी की तैयारी होती है तो ये आप तय मानिएगा कि ईरान के साथ जंग एक बार फिर से शुरू हो जाएगी, ताकि नेतन्याहू किसी तरीके से खुद का बचाव कर लें और 10, 12, 15 जितने भी दिन जंग चलेगी उस बीच में ही वो किसी तरीके से कानूनी विकल्प तलाश लेंगे ताकि वो अपनी सत्ता को बचाए रखे रहें। लेकिन क्योंकि अब नेतन्याहू को बचाने के लिए जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप खुद सामने आ गए हैं, वो इजराइल की कोर्ट पर दबाव बना रहे हैं, लेकिन इजराइल की कोर्ट ने साफ कर दिया है कि हम किसी भी विदेशी हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करेंगे और नेतन्याहू के खिलाफ जो मुकदमा चल रहा है वो खारिज नहीं होगा, वो मुकदमा चलता रहेगा। और जज की तरफ से जो एक तरीके से कोर्ट में जो एविडेंस रखे गए हैं उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि नेतन्याहू की गिरफ्तारी के कभी भी आदेश भी जारी हो सकते हैं। बिल्कुल, कल सुनवाई भी होनी है सोमवार को। और इधर जो आप कह रहे हैं कि ट्रंप इस्राइल की कोर्ट पर भी ये दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ की जनता पर भी दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के तमाम बयान, अपने बयानों की वजह से पूरी दुनिया में एक उनका मजाक उड़ रहा है, हास्यास्पद से बयान अब वो देने लगे हैं और उनके अपने देश में भी इसको लेकर अब खिल्ली उड़ाई जा रही है और सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर आप ये क्या। अभी तक तो वो उन्हीं अपने जो तमाम आदेश हैं, चाहे वो टैरिफ का वार हो और भी दूसरे आदेश हो, चाहे इमिग्रेशन का मामला हो, उन सब पर घिरे हुए थे, लेकिन अब ईरान पर हमले को लेकर और भी ज्यादा घिरे हुए हैं। लेकिन बार बार वो दावे कर रहे हैं कि हमने वहाँ लड़ाई रुकवा दी, सीज फायर करा दिया, वहाँ करा दिया। भारत और पाकिस्तान के बीच भी सीज फायर की बात वो बार बार दोहरा रहे हैं और 2 दिन के भीतर उन्होंने 2 बार फिर इस बात को दोहराया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराया। एक बार सुनते हैं क्या कहा है भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने। But I'm very happy about India and Pakistan because they actually have nuclear weapons. You know, when you talk about Iran, they were trying to get it, but India has nuclear weapons. Pakistan has nuclear weapons, high-level nuclear weapons both, and getting that solved was really great. We did it through trade, so it was a great thing. But I'm very happy about India and Pakistan because they actually have nuclear weapons. You know, when you talk about Iran, they were trying to get it, but India has nuclear weapons. Pakistan has nuclear weapons, high-level nuclear weapons both, and तो कह रहे हैं कि भारत पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर देश हैं, परमाणु हथियार संपन्न देश हैं और उनके बीच हमने युद्ध रुकवा दिया। एक बार फिर वो दावा कर रहे हैं, लेकिन ईरान पर उसके परमाणु ठिकानों पर हमला कर रहे हैं और अगर कहीं परमाणु ठिकानों में सही में उनके हमले कामयाब हो गए होते तो ये कितनी बड़ी तबाही होती ये पता लग जाता। लेकिन ईरान का जैसे कहना है, दावा है कि उसने अपने परमाणु जो उसके हैं यूरेनियम है, संवर्धित यूरेनियम, उसको पहले से ही वहां से हटा दिया था, शिफ्ट कर दिया था कहीं और, जिससे कोई नुकसान नहीं होने पाया। और इसलिए कर दिया था क्योंकि उसको पता था कि अमेरिका वहां पर हमला कर सकता है। तो इस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के जो बयान बार बार आ रहे हैं उसको लेकर उनका एक मजाक उड़ रहा है, लेकिन अपने देश में वो बुरी तरीके से घिरे हुए हैं और वहां की जनता उनसे तमाम सवाल पूछ रही है कि आप बेमतलब में कि आपने क्यों ईरान के खिलाफ युद्ध में पूरे देश को झोंक दिया और उससे आपको हासिल क्या हुआ। और अब इधर रुक करते हैं, जिस तरह से आज पटना में वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ लाखों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोग जुड़ रहे हैं। यहाँ पर इमारत शरिया नाम के संगठन ने वहाँ पर ये सम्मेलन बुलाया है वक्फ संशोधन कानून के विरोध में। एक बार फिर ये मुद्दा गहरा गया है और इस कानून को वापस लेने की मांग की जा रही है। इसको लेकर एक ज़बरदस्त तरीके से आज पटना में दावा किया गया है कि 10 से 12 लाख लोगों के जुटने की संभावना है। पटना के गांधी मैदान में ये सम्मेलन हो रहा है और इसमें तमाम मुस्लिम संगठनों के अलावा राजनीतिक दलों के नेताओं को भी, लोगों को भी बुलाया गया है। और ये एक तरीके से फिर से और कहा गया है कि पटना में इस सम्मेलन की शुरुआत है, अभी ये दूसरे शहरों में भी इस तरह के सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पूरे देश में जगह जगह इसको लेकर सम्मेलन कर ही रहा है। एक बार फिर कृषि कानून की तरह इसको इस दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कि सरकार से इस विधेयक कानून को वापस लेने की मांग की जाएगी।
नहीं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो पटना में जो आयोजन आज चल रहा है, ये करीब 10 लाख से ज़्यादा लोगों की भीड़ जो जुटाने का जो दावा हो रहा है, और ज़बरदस्त भीड़ दिखाई भी दे रही है। गांधी मैदान में जिस तरीके से भीड़ दिख रही है, तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, उससे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि लोगों को जो वक्फ कानून है उसको लेकर बहुत ज़बरदस्त गुस्सा है। और पटना के इस आयोजन की गूंज सबसे ज़्यादा यदि किसी को कानों में सुनाई दे रही होगी तो वो है नीतीश कुमार, क्योंकि नीतीश कुमार को पता है कि वक्फ कानून का सबसे बड़ा टेस्ट उन्हीं को देना है, क्योंकि 3 महीने बाद ही बिहार में चुनाव भी होने हैं। और जिस तरीके से मुस्लिम संगठनों ने साफ कर दिया है कि जो भी दल वक्फ कानून के समर्थन में हैं, उन दलों को जो अब चुनाव होने वाले हैं, क्योंकि सबसे पहला चुनाव तो बिहार का ही आ रहा है, तो सबसे पहले जो नीतीश कुमार हैं, नीतीश कुमार के साथ में चिराग पासवान भी हैं, जो मुस्लिमों के नाम पर राजनीति तो करते हैं, वोट तो ले लेते हैं, लेकिन जब भी मौका मिलता है तब पीठ दिखा देते हैं। वक्फ कानून को लेकर बातें तो उन्होंने बहुत कही थी कि नहीं, सबसे पहले विरोध ही उन्होंने किया था एक तरीके से अगर देखा जाए तो जो इसको वक्फ संशोधन कानून को, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो सरकार के साथ ही हो लिए और ज़्यादा स्टैंड ले नहीं पाए। नहीं, आपने शुरुआत में विरोध किया और ये कहा गया कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान या नायडू के दबाव में इसको जेपीसी के हवाले कर दिया गया, लेकिन जेपीसी की बैठक में मुस्लिम संगठनों ने जो भी आपत्तियां जताई और बीजेपी की तरफ से उन्हें खारिज किया गया, तो फिर इन दलों ने बीजेपी का समर्थन ही किया। मुस्लिम संगठनों की आपत्तियों को इन्होंने भी खारिज कर दिया। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मुस्लिम संगठन खाली बीजेपी से नाराज नहीं है, उनका सीधा सीधा कहना है कि भाई बीजेपी तो हमसे वोट भी नहीं मांगती है, हम उसको वोट भी नहीं देते हैं, लेकिन जो लोग हमारे नाम पर सियासत करते हैं, नीतीश कुमार कह रहे थे अभी कुछ दिनों पहले ही जब एनडीए की बैठक हुई थी कि मुस्लिमों के बीच में जाइएगा और उनको बताइएगा कि हमने क्या क्या काम किए हैं, लेकिन भाई जब जरूरत है उस समय आप काम नहीं आ रहे हैं तो आपने और क्या काम किए हैं वो आप ही बता दीजिएगा। और इसी के चलते नीतीश कुमार जो आज जिस तरीके से आयोजन हो रहा है उससे सबसे ज़्यादा डर नीतीश कुमार को ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार की सबसे बड़ी ये पूंजी थी जिस के दम पर वो चाहे एनडीए में जाते थे चाहे महागठबंधन में जाते थे। महागठबंधन में उनको इसीलिए ले लिया जाता था कि लालू यादव कांग्रेस को ये पता था कि अगर नीतीश कुमार साथ में नहीं होंगे तो जो अल्पसंख्यकों का वोट है वो एकजुट नहीं बना रहेगा, क्योंकि कुछ वोट नीतीश कुमार चले जाते हैं एनडीए के साथ तो एनडीए के साथ में चला जाता है। लेकिन वक्फ कानून के बाद से जब से जो जेडीयू है उसने संसद में इस बिल का समर्थन किया है, उसके बाद से महागठबंधन ने नीतीश के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं। साफ कह दिया कि भाई अब हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप हमारे साथ में आएंगे तो जो अल्पसंख्यक हैं वो हमसे भी नाराज़ हो जाएंगे। और वो साफ साफ दिखाई दे रहा है जिस तरीके से बीजेपी तो निशाने पर है ही है और अब नीतीश कुमार भी निशाने पर मुस्लिम संगठनों के आ गए हैं, जिस तरीके से पटना में आयोजन किया जा रहा है और ज़बरदस्त भीड़ दिखाई दे रही है। और ये पूरी तरीके से गांधीवादी तरीके से आंदोलन चल रहा है, गांधी मैदान में आंदोलन है, गांधीवादी तरीके से वो आंदोलन कर रहे हैं। साफ साफ कहना है कि उनका जो पूरा आंदोलन है वो शांतिपूर्ण तरीके से ही चल रहा है। इसके पहले भी इस कानून के खिलाफ जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो बैठक की थी उसमें भी बुलाया गया था नीतीश कुमार को, लेकिन नीतीश कुमार नहीं पहुंचे थे। तो नाराजगी उनके खिलाफ है ही, लेकिन बार अब चुनाव के ऐन मौके पर इस तरह से इतनी बड़ी जब रैली हो रही है तो वो वास्तव में नीतीश कुमार के लिए परेशानी का सबब है। अब नीतीश कुमार को एनडीए के साथ वो अपना इतना नुकसान क्यों झेल रहे हैं, उनको इतना ये सारी चीज़ें क्यों नहीं दिख रही हैं, इसके पीछे बड़ा कारण ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार को अभी भी ये उम्मीद है कि वो एनडीए के मुख्यमंत्री अभी भी बने रहेंगे अगर एनडीए की जीत होती है आगामी चुनाव में तब। लेकिन बीजेपी ने उनको पूरी तरीके से ये अब ऐसा लगता है कि एक निश्चिंत हो गई है कि किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार को वो मुख्यमंत्री नहीं बनाने वाली है, जीत हो या ना हो। अब जो भी स्थितियां हो, क्योंकि अभी तक बीजेपी ने उनको घोषित तो नहीं किया, अब तो चुनाव की अब कुछ ही दिनों में जल्दी ही घोषणा होने वाली है और इधर तैयारियां हो ही गई हैं। चुनाव आयोग पर जो आरोप लग रहे हैं कि किस तरीके से वहां मतदाता सूचियों में हेरफेर किया जा रहा है, मतदाता सूचियों में से बड़ी संख्या में लोगों के नाम हटाने की साजिश की जा रही है, एक बड़ा आरोप वहां पर लगा है। जो चुनाव आयोग ने एक गहन परीक्षण के नाम पर, मतदाता सूचियों के गहन परीक्षण के नाम पर जो नया फॉर्मेट निकाला है और उसमें जिस तरह के दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, और इन सब काम के लिए सिर्फ 1 महीने का समय दिया गया।
नहीं बिल्कुल, क्योंकि आपको जल्दी से जल्दी मतदाता सूची बनानी है। सितंबर तक मतदाता सूची, जो फाइनल मतदाता सूची है, उसको जारी करना है, तभी अक्टूबर में चुनाव की घोषणा हो पाएगी। अक्टूबर में चुनाव शुरू हो जाएगा और संभवतः 3 चरणों में वहाँ मतदान होगा बिहार में, और नवंबर के मिड तक इसके रिजल्ट आ पाएंगे। तो ऐसे में जल्दी से जल्दी मतदाता सूची का जो काम शुरू हुआ है, और ये इतना छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है, लेकिन आनन फानन में क्यों कराया जा रहा है, सबसे बड़े सवाल तो यही उठ रहे हैं। और दूसरा, जिस तरीके का फॉर्म दिया गया है कि आपको बताना पड़ेगा कि आपका जन्म कहाँ हुआ है, आपके माता पिता का जन्म कहाँ हुआ है, तो एक तरीके से जो चीज़ एनआरसी में पूछी जा रही थी, यहाँ तक कि इस बार तो जो आधार कार्ड है, जो भारत सरकार की हर योजना में लागू होता है, इस बार चुनाव आयोग ने उसको भी किनारे कर दिया है। पहले तो चुनाव आयोग आधार कार्ड को वोटिंग लिस्ट से जोड़ रहा था, लेकिन अब जो फॉर्म जो भरवाया जा रहा है, उसमें आधार कार्ड को मान्य नहीं किया जा रहा है, आपको अपने जन्म के डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। तो कोशिश यही चल रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट काटे जाएं, क्योंकि ये आरोप लगातार विपक्ष की तरफ से लगता रहा है कि बीजेपी के करीब 40-50 लाख ऐसे मतदाता हैं जो हर चुनाव में वोट डालते हैं। अब उनको बिहार चुनाव में वोट डालना है, क्योंकि महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव में वो पोल पट्टी खुल चुकी है कि किस तरीके से नए नाम जोड़ दिए जाते हैं, अचानक ही 10% नाम बढ़ जाता है। तो अब 10% नाम बढ़ाना तो है, अब वो दिखाई नहीं दे, तो उसके लिए जरूरी ये है कि 10% नाम काटे भी जाएं। तो उसके लिए ये योजना लेके आई गई है, और ये कहा जा रहा है कि लगभग 37% मतदाता ऐसे हैं जिन पर इसका सबसे ज़्यादा असर होगा। बाकी लोगों के पास तो चीज़ें उपलब्ध हैं, लेकिन 37% ऐसे मतदाता हैं जो एक तरीके से काफ़ी गरीब है, खास तौर पर जो अल्पसंख्यक और गरीब मतदाता है। बिल्कुल, उन्हीं के पास ये सारे दस्तावेज नहीं होंगे, चूंकि पढ़े लिखे नहीं है, और 87 के पहले के जिनके माँ बाप हैं उनके पास कहाँ से होंगे, तो उन्हीं के लिए सबसे बड़ी समस्या है। और मान लीजिए कि वो इनको कहीं से उसका बनवा सकें, जुटा सकें, उसके लिए कोई समय भी नहीं दिया गया। नहीं, ना तो समय है, ना उनके पास में संसाधन है उतने, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होने वाला है वो दलित, अति पिछड़ा और मुस्लिम समाज, यही सबसे ज़्यादा इससे प्रभावित होने वाले हैं। और यही वोट इस बार बीजेपी को और एनडीए को समझ में आ रहा है कि उनको नहीं मिलेंगे, जिसके चलते उनकी सरकार जाना तय मानी जा रही है। तो अब कोशिश यही हो रही है कि ये मतदाता पोलिंग बूथ तक ही नहीं पहुंच पाए, इसका नाम ही वोटिंग लिस्ट में शामिल नहीं किया जाए। और उसी तरीके से जिस तरह आज से कार्यक्रम शुरू हुआ है, आज फॉर्म बांटे जा रहे हैं, और वो जब फॉर्म जमा होंगे, 1 महीने का सिर्फ समय जिस तरीके से दिया गया है, उससे साफ है कि बिहार की जो वोटिंग लिस्ट है, तेजस्वी यादव भी बोल रहे हैं कि पूरे के पूरे 8 करोड़ लोगों के नाम काटने की साजिश हो रही है। लेकिन ये साजिश 8 करोड़ लोगों की नहीं है, ये करीब 3 करोड़ लोगों के नाम काटने की कोशिश हो रही है जो बीजेपी को वोट नहीं देते हैं। तो यही सारी कोशिशें चल रही हैं कि बीजेपी की कोशिश यही है कि जो बिहार चुनाव है, ये तमाम जो सर्वे आ रहे हैं, बीजेपी के इंटरनल सर्वे भी आ रहे हैं, उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि नीतीश कुमार के खिलाफ जबरदस्त विरोध चल रहा है जनता का, और इसीलिए बीजेपी भी नीतीश कुमार का नाम आगे बढ़ाने को तैयार नहीं है। हालत तो ये है कि नीतीश की जो योजना है उन पर भी चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। अब केंद्र की योजनाओं के नाम पर चुनाव लड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन केंद्र की योजनाएं भी बीजेपी को नहीं जिता पा रही हैं। तो अब चुनाव आयोग के हाथ में जिम्मेदारी आ गई है कि किसी तरीके से बीजेपी की सरकार बनवानी है। और अब लेकिन इसको लेकर जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ रहा है, चूंकि तेजस्वी यादव ने भी और कल पवन खेड़ा ने भी इसको लेकर चुनाव आयोग को घेरा, और अब आरजेडी के नेता सुनते हैं, मनोज झा ने भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है, और ये आरोप लगाया है कि बड़ी संख्या में, लाखों और करोड़ों की संख्या में गरीब और जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उनको वोटर लिस्ट से हटाने की साजिश की जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह भी कहा जा रहा है कि जो एनआरसी है उसको एक तरीके से बैकडोर से लागू करने की ये कोशिश की जा रही है, क्योंकि वोटर राइट्स छीनना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और लोगों को उनके जो मूल अधिकार है कि उनके वोट देने का अधिकार, उससे उनको वंचित किया जा रहा है इस तरह की पाबंदी लगाकर। और ये जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है मतदाता सूचियों का, इसके लिए अगर ये किया जाना चाहिए, लेकिन इसके लिए प्रॉपर समय दिया जाता है, कम से कम इसमें लोगों को ये मौका तो दिया जाना चाहिए कि आखिर वो ये दस्तावेज जुटा पाए। बहुत से लोग हैं अब बाहर रह रहे हैं, अचानक वो आएंगे 20-25 दिन के भीतर और ये सारे दस्तावेज जुटाएंगे, तब जाकर वो कहीं पर अपनी मतदाता सूची में नाम दोबारा दर्ज करा पाएंगे। अब जाहिर सी बात है कि जो बाहर रह रहा है अगर इतनी समस्या देखेगा, हो सकता है वो जाए ही ना, नहीं जाएगा तो उसका नाम मतदाता सूची से काट दिया जाएगा। सुनते हैं मनोज झा क्या कह रहे हैं, आरजेडी के सांसद, इस चुनाव आयोग के इस फैसले पर।
प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा? वो 37% को जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ये कौन लोग हैं? अधिकांश वैसे लोग हैं जो पलायन करके रह रहे हैं। घर आते हैं 4 बार साल में, 3 बार आते हैं, पर्व त्योहार पे आते हैं। ये गरीब हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, मुसलमान हैं। आप इनको इस प्रक्रिया के तहत खारिज करना चाहते हो, क्योंकि जो पार्टी अभी केंद्र की सत्ता में है उसके सर्वे उसको डरा रहे हैं। उसका डर दूर करेगा इलेक्शन कमीशन? कितनी स्टेक होल्डर से बातचीत की आपने? आप एक बार फैसला लेने से पहले लोगों को कहते। मतलब जो स्केल है आपके रिवीजन का, इट अमाउंट्स टू मैनिपुलेशन। लोग खारिज होंगे। ग्रीवांस रिड्रेसल का मैकेनिज्म किसी की समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि माननीय चुनाव आयोग, आर्टिकल 324 के तहत आपका काम है निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराना। ये खोखले शब्द नहीं है, इसको जीना पड़ता है, हर का विश्वास जीतना पड़ता है। माफी के साथ कहता हूं, आप लूज कर रहे हैं क्रेडिबिलिटी डे बाय डे। लेकिन सर, असदुद्दीन ओवैसी जिस तरीके से कह रहे हैं कि बैकडोर से एनआरसी की कोशिश है, क्या आप सहमत? नहीं, एनआरसी में क्या होना था और इसमें क्या हो रहा है? माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र, जन्म स्थान। अब आप आधार को भी नहीं मान रहे हैं। कल तक दुनिया भर की चीजों को आधार से जोड़ रहे थे। यू कैन नॉट कन्विंस योरसेल्फ, फॉरगेट अबाउट कन्विंसिंग अदर्स। ये हकीकत है जो इलेक्शन कमीशन को गौर करना चाहिए। बट सर, जो आरजेडी है वो बातचीत कुछ लोगों से कर रहे हैं, इंडिया अलायंस उन्हें जगह दे, अगर ना जगह मिले तो मजबूरन उन्हें सीमांचल समेत बाकी जगहों में चुनाव लड़ना होगा। उनका प्रेरोगेटिव है। देखिए, ये तमाम चीजें हैं, ये सब सारे फैसले काफी कुछ देख के लिए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आजकल तो वैसे भी ओवैसी साहब एक तरह से पोस्टर बॉय के रूप में काम कर रहे हैं, उनको मुबारक। सवाल सर ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि तो इसको लेकर एक सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अगर ये करना था तो इसके लिए समय दिया जाना चाहिए, कंसल्टेशन करना चाहिए, जो संबंधित राजनीतिक दल हैं, वहाँ पर सिविल सोसाइटी है, इस तरह की चीज़ों के लिए उसका नियम है। लेकिन इस नियम को आप एकाएक लागू नहीं कर सकते हैं और उसका एक छोटा सा टाइम फ्रेम बना दें कि आपको 1 महीने के भीतर ये सारे दस्तावेज लाने हैं। जाहिर सी बात है कि वहाँ पर एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो बाहर रह रहे हैं, वो नहीं ला पाएंगे। और यही सबसे बड़ी चिंता है उन लोगों की कि कैसे लोगों को उनके जो मतदान का अधिकार है उसको कैसे छीना जा रहा है। क्योंकि बिहार का करीब 20 से 25% जो लोग हैं वो बाहर रहते हैं और आमतौर पर उसमें से अधिकतर लोग वोटिंग के समय पर बिहार वापस पहुंचते हैं। और इस बार क्योंकि चुनाव जो होना है वो छठ के बाद ही होना है। ये कहा जा रहा है कि 26 तारीख को छठ है और छठ के मौके पर अधिकतर जो बिहार के जो लोग बाहर रह रहे हैं वो अपने घर पर पहुँचते हैं और उसके 2-4 दिन के बाद ही फर्स्ट फेज की वोटिंग भी होनी है। लेकिन अब इस समय जो जिस तरीके से मतदाता पुनरीक्षण का काम, जो उनकी मतदाता सूची सुधारने का काम चल रहा है और जिस तरीके से फॉर्म में ये पूछा जा रहा है कि आपका जन्म कहाँ हुआ, आपके पिताजी का जन्म कहाँ हुआ, उसके डॉक्यूमेंट्स लगाइएगा। लेकिन वो आदमी तो अभी चेन्नई में है, वो आदमी दिल्ली में है, वो मुंबई में है, वो इस समय वहाँ जाकर ना तो फॉर्म ले सकता है चुनाव आयोग से, ना ही उस फॉर्म में जो दस्तावेज मांगे गए हैं उनको लगाकर चुनाव आयोग के कार्यालय में जाकर उनको जमा कर सकता है। लेकिन अब जब वो वोट डालने के लिए जाएगा बिहार में तो देखेगा उसका तो नाम ही कट गया है। तो बिहार, आप एक तरफ बात करते हैं कि भाई 100% मतदान होना चाहिए, दूसरी तरफ मतदाता सूची में जिस तरीके से करीब 37% लोगों के नाम काटने की साजिश चल रही है, तो क्या इस तरीके से 100% वोटिंग होगी कि जो लोग हमें वोट नहीं देंगे उनका वोट ही नहीं होगा, जो हमें वोट देंगे सिर्फ उन्हीं का वोट होगा? तो ये जो कोशिश चल रही है वोटिंग लिस्ट को लेकर, जो हरियाणा चुनाव से स्टार्ट हुआ है और अब बिहार चुनाव में एक अलग ही रूप में सामने आ गया है कि अब वोटिंग लिस्ट में जिस तरीके का खुलेआम जिस तरीके से विपक्ष का कहना है कि आप एनआरसी लेके आ रहे हैं, इसके सारे अभी कुछ दिनों बाद आप जातिगत जनगणना भी कराएंगे, सारे काम जनगणना में भी हो सकते हैं। आपको जो लोकसभा चुनाव में जो चुनाव हुआ है, आप उसी की वोटिंग लिस्ट को के आधार पर आप चुनाव करा सकते हैं। जो संशोधन का काम होता है वो संशोधन का काम जो हर राज्य में जिस तरीके से चलता है उस तरीके से हो सकता है। सिर्फ जो 40-50 लाख वोट एकदम से बढ़ जाते हैं, सिर्फ चुनाव आयोग को बढ़ने वाले वोटों पर नजर रखनी चाहिए, ना कि जो उस सूची में पहले से ही शामिल है उनको हटाने पर जो जिस तरीके से कोशिश शुरू हो गई है उस
उसकी जगह आप सिर्फ ये देखिएगा कि कोई नई धांधली नहीं हो। जी बिल्कुल, इसीलिए इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं, चूंकि अभी पिछले दिनों जहां भी विधानसभा के चुनाव हुए, मतदाता सूची को लेकर चुनाव आयोग घिरा हुआ है और संजय राउत ने तो साफ तौर पर कहा था कि चुनाव आयोग के पास 40 लाख ऐसे जो वोटर्स हैं, फ्लोटिंग वोटर्स हैं, वो उनको कहीं भी जाकर इस्तेमाल करता है। अब ये आरोप लगे थे, तो अब उन आरोपों को, अब उन वोटर्स का इस्तेमाल कैसे किया जाए या नहीं किया जाए, इसका कोई जवाब अभी तक चुनाव आयोग ने दिया नहीं है। केवल वो विपक्ष के दावे झुठलाता रहता है कि वो गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, लेकिन जो दस्तावेज उसको सौंपे जाते हैं उनके आधार पर उसने चुनाव आयोग की तरफ से कभी खंडन नहीं आया है। और अब ये मुद्दा कि लाखों लोगों को इसमें से मतदाता सूची से हटाने की साजिश की जा रही है बिहार चुनाव से ठीक पहले, ये हैरान करने वाली है और विपक्ष की नाराजगी, ज़बरदस्त नाराजगी इसमें देखी जा रही है। अब चुनाव आयोग इसको लेकर, हालांकि अब इसकी शुरुआत भी हो गई है, लेकिन इसको लेकर अभी एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग अपने वोटिंग राइट्स ही उनके ख़त्म कर दिए जाएंगे, ये आशंका है और इसको लेकर फिर विरोध वहाँ पर ज़बरदस्त बना हुआ है। और दुनिया भर में ईरान और इस्राइल के बीच जो युद्ध थमा है, लेकिन उसमें अब अमेरिका जिस तरह से एंट्री हुई है वो अभी थमने वाली नहीं है और ऐसा लगता है कि ईरान और इस्राइल के बीच सीज फायर कोई बहुत लंबा टिकने वाला नहीं है। रहेगी इन सब पर नज़र। फिलहाल इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। बने रहिए डीबी लाइव के साथ। मुझे और अविनाश को दीजिए अनुमति। नमस्कार।